एक रानी जिसने दो महान सम्राटों का दिल जीता, एक साम्राज्य जो हजारों साल से धरती पर राज कर रहा था, और एक रात जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 30 ईसा पूर्व की वो काली रात थी। अलेक्जेंड्रिया के महल में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मिस्र की सबसे शक्तिशाली रानी क्लियोपैट्रा अकेली थी, और अगली सुबह वो इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो सच में मरी थी या मारी गई थी? क्या एक सांप ने उसकी जान ली या ये सिर्फ एक कहानी है? आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो 2000 साल से दफन है। अगर आप इतिहास के छुपे हुए सच जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ वो कहानियां मिलती हैं जो किताबों में नहीं होती। क्लियोपैट्रा, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। एक खूबसूरत रानी, सोने के गहने और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन असली क्लियोपैट्रा उससे कहीं ज्यादा थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक दिमाग थी। एक ऐसा दिमाग जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी मात दे सकता था। 69 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में एक बच्ची पैदा हुई थी। उसका नाम रखा गया क्लियोपैट्रा सप्तन। ये नाम उसके खानदान में पहले भी कई बार आया था, लेकिन इस बार ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। उसके पिता थे टॉलेमी 12वें, मिस्र के राजा। टॉलेमी खानदान असल में मिस्री नहीं था, ये खानदान यूनान से आया था, सिकंदर महान के सेनापति का वंश। लेकिन इस पूरे खानदान में सिर्फ क्लियोपैट्रा ने मिस्री भाषा सीखी। सिर्फ यही नहीं, उसने 9 भाषाएं सीखीं। इथियोपिक, अरबी, हिब्रू, लैटिन और यूनानी सब उसकी जुबान पर थीं। ये वो हथियार था जो किसी तलवार से ज्यादा धारदार था। जब क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और मिस्र का विशाल साम्राज्य उसके कंधों पर आ गया। लेकिन यहाँ एक पेच था। मिस्र के नियमों के अनुसार कोई अकेली औरत राज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपने छोटे भाई के साथ शासन करना पड़ा। उसका भाई था टॉलेमी 13वां, जो उस समय सिर्फ 10 साल का था। लेकिन दरबार में ताकतवर लोग थे, वो लोग जो क्लियोपैट्रा को कमजोर समझते थे, वो लोग जो सोचते थे एक औरत राज नहीं कर सकती। उन्होंने छोटे राजा को अपने हाथ की कठपुतली बनाया और धीरे धीरे क्लियोपैट्रा को उसके ही महल से बाहर कर दिया। 51 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा को देश निकाला दे दिया गया। वो मिस्र की रानी थी, लेकिन उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो सीरिया की सीमा पर छुपकर रह रही थी, अपनी एक छोटी सी सेना बना रही थी और एक मौके का इंतजार कर रही थी। वो मौका आया जब रोम का सबसे ताकतवर इंसान मिस्र पहुंचा। उसका नाम था जूलियस सीजर। सीजर उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। वो मिस्र आया था अपने दुश्मन पॉम्पी का पीछा करते हुए, लेकिन मिस्र में उसका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। क्लियोपैट्रा जानती थी सीजर से मिलना जरूरी है, लेकिन खतरा यह था अगर उसके भाई के आदमियों ने देख लिया तो वो कभी सीजर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी लोग याद करते हैं। क्लियोपैट्रा ने खुद को एक कालीन में लपेटवा लिया। उस कालीन को उसके एक विश्वास पात्र ने, एपोलोडोरस ने कंधे पर उठाया और सीधे सीजर के कमरे में पहुंचा दिया। जब कालीन खुला तो सामने खड़ी थी मिस्र की रानी। कहते हैं सीजर उस पल को कभी नहीं भूला। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये था इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव, और क्लियोपैट्रा ने वो दाव जीत लिया। सीजर ने उसका साथ दिया। क्लियोपैट्रा का छोटा भाई टॉलेमी 13वां युद्ध में मारा गया और क्लियोपैट्रा एक बार फिर मिस्र की रानी बन गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमय दास्तान बनने वाला था, और उस दास्तान का अंत आज भी कोई नहीं जानता। सीजर की मदद से क्लियोपैट्रा ने अपना तख्त वापस पा लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो इंसान उसकी ताकत बना था, वही एक दिन छिन जाने वाला था, और उसे एक घटना ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। 44 ईसा पूर्व, रोम के इतिहास की सबसे काली तारीख। जूलियस सीजर रोम के सीनेट हॉल में दाखिल हुआ। वो नहीं जानता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। सीनेट के अंदर उसके अपने दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके हाथों में छुपे थे तेज धार खंजर। 23 खंजर, 23 बार वार, और रोम का सबसे ताकतवर इंसान
फर्श पर गिर पड़ा। अलेक्जेंड्रिया में जब यह खबर पहुंची, क्लियोपैट्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इंसान चला गया था जिसने उसे दोबारा तख्त दिया था, जिसका बेटा उसकी गोद में था, सिजेरियन। अब वो अकेली थी, एक बच्चे के साथ, और रोम में उसका कोई दोस्त नहीं बचा था। लेकिन क्लियोपैट्रा वो औरत नहीं थी जो टूट जाए। वो जानती थी रोम के बिना मिस्र सुरक्षित नहीं, और रोम में अब एक नई ताकत उभर रही थी। उस ताकत का नाम था मार्क एंटनी। मार्क एंटनी सीजर का सबसे करीबी जनरल, लंबा कद, दमदार शख्सियत और बेमिसाल जंगी दिमाग। सीजर की मौत के बाद रोम 3 हिस्सों में बंट गया था। एंटनी को मिला था पूर्व का हिस्सा, मिस्र भी उसी हिस्से में आता था। 41 ईसा पूर्व एंटनी ने क्लियोपैट्रा को बुलावा भेजा। वो चाहता था मिस्र की रानी उसके सामने झुके, उसे जवाब दे कि सीजर के दुश्मनों की मदद क्यों की। लेकिन क्लियोपैट्रा ने झुकने से इनकार कर दिया। वो टार्सस पहुंची, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसका जहाज सोने से मढ़ा हुआ था। बैंगनी रंग के रेशमी पाल हवा में लहरा रहे थे। खुशबूदार धूप का धुआं नदी के किनारे तक फैला था, और बीच में बैठी थी क्लियोपैट्रा, देवी की तरह सजी हुई, आत्मविश्वास से भरी हुई। किनारे पर खड़ी पूरी भीड़ उसे देखने दौड़ पड़ी। एंटनी का दरबार खाली हो गया, और एंटनी अकेला बैठा रहा अपनी कुर्सी पर। यह क्लियोपैट्रा का पहला संदेश था, तुम मुझे नहीं बुलाते, मैं खुद आती हूं अपनी शर्तों पर। एंटनी उस रात क्लियोपैट्रा के जहाज पर खाने पर गया, और कहते हैं वो रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनी। क्लियोपैट्रा ने उसे वो दिया जो कोई नहीं दे सकता था, बराबरी का एहसास, इज्जत और एक साझा सपना। एंटनी मिस्र आ गया। दोनों ने साथ मिलकर एक नई दुनिया का ख्वाब देखा, एक ऐसा साम्राज्य जो रोम और मिस्र दोनों को मिलाए, एक ऐसी ताकत जिसे कोई तोड़ ना सके। लेकिन रोम में एक और इंसान था जो ये सब देख रहा था खामोशी से। उसका नाम था ऑक्टेवियन, सीजर का भतीजा और सबसे चालाक दिमाग। ऑक्टेवियन को डर नहीं था क्लियोपैट्रा से, उसे डर था उस ताकत से जो बन रही थी। एंटनी और क्लियोपैट्रा का गठजोड़ ये रोम के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ऑक्टेवियन ने रोम में एक अफवाह फैलाई कि एंटनी रोम को धोखा दे रहा है, कि वो एक मिस्री औरत के जादू में फंस गया है, कि वो रोम को मिस्र के हाथों बेच देगा। रोम की जनता भड़क उठी। सीनेट ने एंटनी को दुश्मन घोषित कर दिया, और क्लियोपैट्रा के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया। 31 ईसा पूर्व एक्टियम की खाड़ी इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक तरफ था ऑक्टेवियन, रोम की पूरी ताकत लेकर, दूसरी तरफ थे एंटनी और क्लियोपैट्रा। लड़ाई शुरू हुई और शुरू से ही भारी पड़ने लगी। एंटनी की सेना बिखर रही थी, और उस पल क्लियोपैट्रा के जहाजों ने पीछे हटना शुरू किया। क्यों हटी वो? क्या ये कायरता थी या कोई और चाल? ये सवाल आज भी इतिहासकार पूछते हैं। एंटनी क्लियोपैट्रा के पीछे चला गया। उसने अपनी सेना छोड़ दी अपनी रानी के लिए, और उसे एक फैसले ने उनकी तकदीर लिख दी। ऑक्टेवियन ने जीत हासिल कर ली, मिस्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और अलेक्जेंड्रिया के महल में 2 इंसान बैठे थे जो जानते थे अब वक्त बहुत कम बचा है। अलेक्जेंड्रिया के महल में अब सिर्फ इंतजार था। ऑक्टेवियन की फौजें हर तरफ से घेरा डाल रही थीं। शहर की दीवारों के बाहर रोमी सैनिकों के तंबू दिख रहे थे, और अंदर 2 इंसान अपनी तकदीर से लड़ रहे थे। एंटनी टूट चुका था। एक्टियम की हार ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी सेना बिखर गई थी, उसके दोस्त दुश्मन बन गए थे। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे, आज वो ऑक्टेवियन के खेमे में जा चुके थे। और फिर एक खबर आई जिसने एंटनी को तोड़ दिया। किसी ने उसके कान में जहर घोला, कहा क्लियोपैट्रा मर गई। ये खबर झूठी थी, लेकिन एंटनी को सच लगी। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया से लोहा लिया था, जिसने सीजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, वो उस एक खबर को सुनकर बिखर गया। एंटनी ने अपनी तलवार उठाई और खुद पर वार कर लिया, लेकिन मौत तुरंत नहीं आई। वो जमीन पर तड़प रहा था जब असली खबर पहुंची। क्लियोपैट्रा जिंदा थी। उसके सेवकों ने उसे उठाया और क्लियोपैट्रा के उस मकबरे तक पहुंचाया जहां वो छुपी हुई थी। क्लियोपैट्रा ने अपने हाथों से उसे ऊपर खींचा और एंटनी उसकी बाहों में दम तोड़ गया।
30 ईसा पूर्व का वो लम्हा इतिहास के सबसे दर्दनाक लम्हों में से एक था। एक रानी जिसने सब कुछ पाया था, आज सब कुछ खो रही थी। लेकिन क्लियोपैट्रा अभी भी जिंदा थी, और जब तक वो जिंदा थी, उसकी चाल बाकी थी। ऑक्टेवियन अलेक्जेंड्रिया में दाखिल हुआ। उसने क्लियोपैट्रा को कैद करवा लिया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्टेवियन एक चालाक खिलाड़ी था। वो क्लियोपैट्रा को रोम ले जाना चाहता था, अपनी विजय परेड में उसे जंजीरों में दिखाना चाहता था, पूरी दुनिया के सामने मिस्र की रानी को झुकाना चाहता था। क्लियोपैट्रा ये जानती थी, और वो जानती थी ये उससे बड़ी मौत होगी। एक रानी के लिए जंजीरों में परेड से बड़ी कोई तौहीन नहीं। ऑक्टेवियन उससे मिलने आया। दोनों आमने सामने बैठे। क्लियोपैट्रा ने कोशिश की उसे अपनी तरफ करने की, वो हथकंडे जो उसने सीजर और एंटनी पर आजमाए थे, लेकिन ऑक्टेवियन पत्थर था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। लेकिन क्लियोपैट्रा जानती थी ये सुरक्षा नहीं, एक जाल था। उसने महसूस किया वक्त खत्म हो रहा है। रोम की परेड नजदीक आ रही थी, और उसके पास एक ही रास्ता बचा था। उसने अपने विश्वास पात्र लोगों को भेजा, बाहर से कुछ मंगवाया। क्या मंगवाया यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। इतिहास कहता है एक टोकरी, अंजीरों से भरी टोकरी, और उस टोकरी में कुछ और भी था। 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा ने अपने 2 सेविकाओं के साथ अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने अपना शाही लिबास पहना, सोने के गहने, माथे पर ताज। वो आखिरी बार रानी की तरह तैयार हुई। और फिर खामोशी। जब ऑक्टेवियन के सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गए। क्लियोपैट्रा अपने सोने के पलंग पर लेटी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे सो रही हो। लेकिन वो सो नहीं रही थी। उसकी दोनों सेविकाएं भी वहीं पड़ी थीं। एक मर चुकी थी, दूसरी आखिरी सांसें ले रही थी। मिस्र की सबसे ताकतवर रानी 39 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। एक साम्राज्य खत्म हो गया था, एक युग का अंत हो गया था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, वो मरी कैसे? क्या सच में एक सांप था उस टोकरी में, या ये सब एक बड़ी साजिश थी? वो टोकरी जो अंजीरों से भरी थी, वो कमरा जो अंदर से बंद था, और वो रानी जो पलंग पर शांत लेटी थी, यही 3 चीजें थीं जो ऑक्टेवियन के सैनिकों ने देखीं। लेकिन इन 3 चीजों ने 2000 साल का रहस्य जन्म दिया। रोमी इतिहासकारों ने लिखा, क्लियोपैट्रा को एक सांप ने डसा था, एक खास किस्म का सांप जिसे मिस्र में एस्प कहते थे। असल नाम था इजिप्शियन कोबरा। मिस्र में इस सांप को पवित्र माना जाता था। ये सांप सूर्य देवता रा का प्रतीक था, और मान्यता थी इस सांप के काटने से मौत होती है। लेकिन मौत दर्दनाक नहीं, शांत होती है, जैसे नींद आ जाए और फिर आंखें ना खुलें। क्लियोपैट्रा एक होशियार औरत थी। वो जानती थी मौत कैसी होनी चाहिए। एक रानी की मौत दर्द में तड़पती हुई नहीं होती। एक रानी की मौत शांत, गरिमामय और ताकतवर होती है। इसीलिए कहानी ये बनी कि उसने खुद इस सांप को बुलाया, उसे टोकरी में छुपाकर मंगवाया, और जानबूझकर उसे खुद पर डसने दिया। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या ये सच है? 2010 में जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ शेफर ने एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा, सांप वाली कहानी सिर्फ एक कहानी है, असलियत कुछ और है। उनकी दलील थी, इजिप्शियन कोबरा बहुत बड़ा होता है, उसकी लंबाई 6 से 8 फुट तक होती है। उसे एक छोटी अंजीर की टोकरी में छुपाना नामुमकिन है, और अगर वो टोकरी में था तो सैनिकों को दिखा क्यों नहीं? दूसरी बात, इजिप्शियन कोबरा का जहर बहुत धीमा होता है। इंसान को मरने में कई घंटे लग सकते हैं, और उस दौरान तड़प होती है। लेकिन क्लियोपैट्रा बिल्कुल शांत पड़ी थी, कोई तड़प नहीं, कोई निशान नहीं। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? शेफर की थ्योरी थी, क्लियोपैट्रा ने जहर पिया था, एक खास मिश्रण जो उसने खुद तैयार किया था, अफीम, हेमलॉक और एकोनाइट का मिश्रण। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जहर बनाते हैं जो धीरे धीरे बिना दर्द के इंसान को सुला देता है, और फिर सांसें बंद हो जाती हैं। क्लियोपैट्रा एक कुशल वैद्य भी थी। उसे जड़ी बूटियों और जहरों का गहरा ज्ञान था। कहते हैं उसने कई सालों तक अलग अलग जहरों का अध्ययन किया था, यहाँ तक कि उसने कुछ जहर अपने कैदियों पर आजमाए थे।
सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा जहर सबसे शांत और सबसे तेज मौत देता है। यानी क्लियोपैट्रा ने अपनी मौत पहले से तैयार कर रखी थी। वो जानती थी आखिरी वक्त कब आएगा और उसने उस वक्त के लिए अपना रास्ता चुन लिया था। लेकिन एक और थ्योरी भी है जो और भी चौंकाने वाली है। कुछ इतिहासकार कहते हैं क्लियोपैट्रा ने खुद को नहीं मारा, उसे मारा गया। ऑक्टेवियन उसे जिंदा रोम ले जाना चाहता था, लेकिन क्लियोपैट्रा जिंदा गई तो रोम में हंगामा होता। वो इतनी ताकतवर थी, इतनी करिश्माई थी कि रोम की जनता उसके पीछे हो सकती थी। ऑक्टेवियन के लिए एक जिंदा क्लियोपैट्रा एक मरी हुई क्लियोपैट्रा से ज्यादा खतरनाक थी। तो क्या ऑक्टेवियन ने किसी को भेजा उसे चुपचाप खत्म करने के लिए? क्या वो जहर बाहर से आया था? क्या उसकी मौत एक सुनियोजित हत्या थी? ये सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। लेकिन एक बात तय है, ऑक्टेवियन को क्लियोपैट्रा की मौत से फायदा हुआ। उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया। मिस्र रोमी साम्राज्य का हिस्सा बन गया और ऑक्टेवियन ऑगस्टस सीजर बन गया, रोम का पहला सम्राट। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ एक 300 साल पुराना खानदान खत्म हो गया। टॉलेमी वंश जो सिकंदर के बाद से चला आ रहा था, वो उसे एक रात में इतिहास की धूल में मिल गया। और आज 2000 साल बाद भी उस रात का सच कोई नहीं जानता। एक सांप था या एक जहर, एक फैसला था या एक साजिश, एक रानी ने खुद चुना या किसी ने उसे चुन लिया। क्लियोपैट्रा की कब्र आज भी नहीं मिली। उसका मकबरा जो उसने खुद बनवाया था, वो आज रेत के नीचे कहीं दफन है, शायद समंदर की गहराइयों में, शायद अलेक्जेंड्रिया की किसी गली के नीचे, और शायद उसी कब्र में वो राज भी दफन है जो दुनिया आज तक ढूंढ रही है। अलेक्जेंड्रिया, वो शहर जो कभी दुनिया का सबसे रोशन शहर था, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां हजारों किताबें, हजारों राज समेटे हुई थी, और जहां एक रानी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वो शहर आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी जमीन के नीचे एक और दुनिया दफन है, क्लियोपैट्रा की कब्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज बन सकती है। हजारों साल से दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार इस एक कब्र को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंड्रिया का पुराना शहर आज भूमध्य सागर की गहराइयों में डूबा हुआ है। भूकंपों ने, सुनामियों ने और सदियों ने उस शहर को निगल लिया। जहां कभी क्लियोपैट्रा का महल था, आज वहां समंदर का पानी है। 2010 में मिस्री पुरातत्वविद जाही हवास ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, क्लियोपैट्रा की कब्र अलेक्जेंड्रिया से 45 किलोमीटर दूर एक जगह पर हो सकती है। उस जगह का नाम था तापोसिरिस मैग्ना। तापोसिरिस मैग्ना ये एक प्राचीन मिस्री मंदिर का नाम है। ये मंदिर ओसाइरिस देवता को समर्पित था और मिस्री मान्यता के अनुसार क्लियोपैट्रा खुद को देवी आइसिस का अवतार मानती थी। आइसिस ओसाइरिस की पत्नी थी, तो ये जगह क्लियोपैट्रा के लिए सबसे पवित्र जगह हो सकती थी। खुदाई शुरू हुई और जो मिला वो चौंकाने वाला था। जमीन के नीचे एक के बाद एक शाही कब्रें मिलती गईं। सोने के गहने मिले, चांदी के सिक्के मिले जिन पर क्लियोपैट्रा का चेहरा था, मार्क एंटनी की छवि वाले सिक्के मिले, और एक जगह एक सुरंग मिली जो सीधे समंदर की तरफ जाती थी। वैज्ञानिकों का दिल धड़क उठा। क्या यही वो रास्ता है जो क्लियोपैट्रा की असली कब्र तक जाता है? लेकिन समंदर का पानी रास्ते में था। सुरंग का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। खोज रुकी नहीं। 2022 में एक नई टीम आई, डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज, एक डोमिनिकन पुरातत्वविद जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक खोज को समर्पित कर दी। उन्होंने तापोसिरिस मैग्ना में एक और सुरंग खोजी। ये सुरंग जमीन से 13 मीटर नीचे थी। इसकी लंबाई 1305 मीटर। ये सुरंग इंसानी हाथों से बनाई गई थी और इसकी दिशा सीधे मंदिर के उस हिस्से की तरफ थी जहां शाही दफन होने के निशान मिले थे। डॉक्टर मार्टिनेज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है क्लियोपैट्रा यहीं दफन है। ये सुनकर पूरी दुनिया की नजरें मिस्र की उस जमीन पर टिक गईं। लेकिन खुदाई अभी जारी है, कब्र अभी नहीं मिली, और हर बार जब वैज्ञानिक करीब पहुंचते हैं, कुछ न कुछ उन्हें रोक देता है। कभी पानी, कभी जमीन का धसाव, कभी सरकारी रुकावटें, कभी फंडिंग की कमी।
जैसे क्लियोपैट्रा खुद नहीं चाहती कि उसका राज दुनिया के सामने आए। लेकिन क्लियोपैट्रा की विरासत सिर्फ एक कब्र नहीं है। वो पहली शासक थी जिसने अपनी प्रजा की भाषा सीखी। वो पहली रानी थी जिसने खुद फौज का नेतृत्व किया। वो पहली औरत थी जिसने दो सबसे ताकतवर रोमी नेताओं को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। वो एक माँ थी, एक योद्धा थी, एक दार्शनिक थी। वो एक ऐसी रानी थी जिसने मरकर भी दुनिया को झुका दिया। उसकी मौत के बाद रोम ने मिस्र को अपना सबसे अमीर प्रांत बनाया। ऑक्टेवियन ने उसके बेटे सिजेरियन को मरवा दिया, क्योंकि वो जानता था जब तक सीजर का खून जिंदा है उसकी सत्ता अधूरी है। क्लियोपैट्रा के 3 और बच्चे थे जो एंटनी से थे। उन्हें रोम ले जाया गया। ऑक्टेविया की बहन ऑक्टेविया ने उन्हें पाला। वो बच्चे जिनकी माँ एक रानी थी, रोम की गलियों में पले। और मिस्र, जो हजारों साल से आजाद था, जो फराओं की धरती थी, जो देवताओं का घर था, वो रोम का एक सूबा बन गया। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ ही मिस्र की आजादी भी दफन हो गई। लेकिन उसकी कहानी दफन नहीं हुई। 2000 साल बाद भी उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसका राज दुनिया को खींचता है। क्योंकि कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते, वो इतिहास में जिंदा रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। 2000 साल गुजर गए, साम्राज्य आए और मिट गए। रोम, जिसने मिस्र को जीता था, वो खुद एक दिन इतिहास बन गया। लेकिन क्लियोपैट्रा, वो आज भी जिंदा है। हर किताब में, हर फिल्म में, हर खुदाई में। वो औरत जो मरी लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। सोचिए एक पल के लिए, वो लम्हा जब वो आखिरी बार अपने महल में खड़ी थी। बाहर रोमी फौजें थीं, अंदर सिर्फ वो थीं और उसका फैसला। उसने घुटने नहीं टेके, उसने भीख नहीं मांगी। उसने वो चुना जो एक रानी को चुनना चाहिए, अपनी शर्तों पर जीना और अपनी शर्तों पर जाना। यही वो चीज है जो क्लियोपैट्रा को बाकी सबसे अलग बनाती है। दुनिया में बहुत से राजा आए, बहुत सी रानियां आईं, लेकिन क्लियोपैट्रा जैसा दिमाग, जैसी हिम्मत, जैसी राजनीतिक चतुराई शायद इतिहास में दोबारा नहीं आई। वो 9 भाषाएं जानती थीं, वो खगोल विज्ञान जानती थीं, वो दर्शन शास्त्र जानती थीं, वो जहरों की विशेषज्ञ थीं। वो एक माँ थीं जिसने अपने बच्चों के लिए साम्राज्य बचाने की कोशिश की। वो एक प्रेमिका थीं जिसने प्यार में भी राजनीति नहीं छोड़ी। और वो एक रानी थीं जिसने आखिरी सांस तक अपना ताज नहीं उतारा। लेकिन इतिहास ने उसके साथ क्या किया? रोमी लेखकों ने उसे एक लालची औरत बताया, एक ऐसी औरत जिसने अपनी खूबसूरती से मर्दों को बर्बाद किया। उन्होंने उसकी बुद्धि को नजरअंदाज किया, उसकी ताकत को कमजोरी में बदला, उसकी कहानी को एक प्रेम कहानी बना दिया। लेकिन असली क्लियोपैट्रा किसी प्रेम कहानी की नायिका नहीं थी। वो एक साम्राज्य की रक्षक थी, एक ऐसे साम्राज्य की जो हजारों साल पुराना था, जिसे उसने बचाने के लिए हर दांव खेला, हर खतरा उठाया। और जब बचाना नामुमकिन हो गया तो उसने वो किया जो शायद दुनिया का कोई और शासक नहीं कर सकता था। उसने अपनी मौत को भी एक राजनीतिक बयान बना दिया। ऑक्टेवियन उसे परेड में दिखाना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि रोम ने मिस्र को हरा दिया। लेकिन क्लियोपैट्रा ने वो मौका उससे छीन लिया। वो जंजीरों में नहीं चली, वो झुकी नहीं, वो अपनी शर्तों पर गईं। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आज जब दुनिया भर के वैज्ञानिक उसकी कब्र ढूंढ रहे हैं, जब खुदाइयां जारी हैं, जब समंदर की गहराइयों में उसके महल के टुकड़े तलाशे जा रहे हैं, तो एक सवाल जहन में आता है, क्या क्लियोपैट्रा चाहती है कि उसे ढूंढा जाए, या वो जानबूझकर